अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सुबह की पहली किरण फूटी तो मैंने उसकी सुनहरी रोशनी में अपने सामने एक वसी और हरी सहरा को देखा जो हद नज़र तक फैला हुआ था। मेरा दिल धक से रह गया। मौत के मुंह से निकलकर मैं मौत की आगोश में आन गिरा था। सहरा की वसअतें मुझे निकलने के लिए तैयार खड़ी थीं। इस सहरा में कहीं कहीं रेत के कोहान से बने हुए थे। या अल्लाह, ये मैं एक बार फिर किस मुश्किल में फंस गया हूँ। मुझे सहरा में सफ़र करने का कोई तजर्बा नहीं था, और तपते सहरा में अकेला आदमी तो एक फरलांग चलने के बाद बेहोश होकर गिर पड़ता है। पहले एक हाथ सहरा में सफ़र ज़रूर किया था, लेकिन यह सहरा तो बेहद दहशतनाक लग रहा था। ताहद नज़र किसी जगह कोई दरख्त क्या एक झाड़ी तक नहीं थी। एक बार इस सहरा में चल पड़ा तो हेलीकॉप्टर के आने की सूरत में किसी जगह छुप भी नहीं सकूंगा। अब मैं पछताने लगा कि इस तरफ क्यों निकल आया। पीछे भी मौत थी और आगे भी मौत थी। आगे वाली मौत से बच निकलने का 1% चांस मौजूद था, लेकिन पीछे किसी किस्म की गुंजाइश नहीं थी। मैं इस तलख हकीकत से भी वाकिफ था कि सूरज के निकलते ही सहरा तपना शुरू हो जाएगा। या अल्लाह, अब क्या करूं, किधर जाऊं? पहले ही प्यास से होंठ खुश्क हो रहे थे, और आगे तो पानी के मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं वहीं बैठ गया। ज़मीन कुछ दूर तक पथरीली थी। सूरज ने मशरकी टीलों के पीछे से अपना सुर्ख चेहरा उठाकर मेरी तरफ देखा। सहरा में एकदम से दिन निकल आता है और रोशनी फैल जाती है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। सूरज के टीलों से ऊपर आने की देर थी कि सहरा की रेत चमक उठी और हर तरफ आंखों को चुंधिया देने वाली रोशनी फैल गई। रात भर की खुनकी महकी महकी गर्मी में तब्दील होना शुरू हो गई। मैं आखिरी टीले की ज़मीन में धसी हुई ढलान की ओट में बैठ गया। सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अगर वापस मुड़ता हूँ तो टीलों के गुलाम गर्शों में कब तक जिंदा रह सकूँगा, और फिर हो सकता है कि सिक्योरिटी गार्ड के आदमी या इसराइल कमांडो मेरी तलाश में इन टीलों में भी निकलें। उनसे कब तक आंख मचोली खेलता रहूँगा। आगे रेत का समंदर नजर आ रहा था जो मुझे हड़प करने के लिए बेकरारी से पहलू बदलता महसूस हो रहा था। इसी कश्मकश में सूरज पूरी आबोताब से चमकने लगा और फिजा गर्म हो गई। ये तपश मेरे जिस्म में रह सा पानी भी ख़त्म कर सकती थी। मैं कुछ भी अंदाज़ा लगाने से कासिर था कि यह कौन सा सहरा है, और अगर मैं इसे अबूर भी कर लूँ तो आगे क्या है। ये भी हो सकता है कि मैं इसराइली रीजन के किसी सहराई कले में निकलूँ और वहीं धर लिया जाऊँ, क्योंकि अब तक मेरी खबर कम अज़ कम रेडियो टेलीविज़न पर मैं हुलिये के नशर हो चुकी होगी, और पुलिस और फौज की तमाम चौकियों को इतना दी जा चुकी होगी और उन्हें चौकस कर दिया गया होगा। न जाने क्यों एकदम से मुझे यरूशलेम वाली अपने साथी सादिया का ख्याल आ गया। क्या उसे खबर हो गई होगी कि मैं किस आलम में यहाँ बैठा हूँ? उसने मेरे फरार की खबर तो ज़रूर सुन ली होगी। डॉक्टर अकाद को भी मेरे भागने का पता चल गया होगा, मगर वो मेरी कुछ मदद नहीं कर सकते थे। इस वक्त सहरा मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था जो मेरा रास्ता रोक कर खड़ा हो गया था। मैंने गौर किया कि अगर मैंने दिन के वक्त इतनी शदीद धूप में सफ़र किया तो सहरा की तपिश और आग बरसाती रेत मुझे भून कर रख देगी। जिस तरह काफिले सर शाम रखते सफ़र बनते हैं, मुझे भी इसी तरह धूप ढलने के बाद अपने सफ़र का आगाज़ करना चाहिए। मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं था। मेरे पीछे मौत बहुत करीब थी। आगे इस बात का इम्कान ज़रूर था कि शायद मैं अपनी जान बचाकर यरूशलेम तक पहुंच जाऊं। मेरी कोशिश ये थी कि सहरा में ऐसा रास्ता तलाश करूं जिस पर छोटे मोटे काफिले चलते हों। ऐसे रास्तों पर काफिले वालों के लिए रेत के अंदर पानी के मटके दबा कर रखते हैं, और बाहर उनकी निशानी ये होती है कि वहाँ एक बांस गाड़ दिया जाता है। सवाल ये पैदा होता था कि मैं भूखा यहाँ रहकर इस गर्म चट्टान की ओट में सारा दिन कैसे बसर करूँगा। ज्यों ज्यों सूरज बुलंद हो रहा था, चट्टान उसकी धूप में गर्म होने लगी थी। इसका एक ही हल था कि मैं किसी टीले के नशे में गड्ढा खोद कर उसके अंदर बैठ जाऊं। रेत नीचे ठंडी होती है। इस तरीके पर अमल करने से मैं कम अज़ कम धूप की क़यामत के इस तपश से ज़रूर बच जाऊंगा। मैं जिस जगह बैठा था वो ज़मीन पथरीली थी, और रेतला सहरा थोड़ी दूर आगे जाकर शुरू होता था। मरता क्या न करता के मजाक में उठा और पथरीली ज़मीन पर चलता आगे सहरा में आ गया। कड़ी धूप और गर्मी में इतनी दूर चलने से ही मैं पसीने में नहा गया। रेत का टीला वहाँ से काफ़ी फासले पर था। मैंने हिम्मत न हारी और टीले का रुख कर लिया। पथरीली संगलाख ज़मीन का सिलसिला ख़त्म हो गया था और मेरे पाँव खुश्क रेत में धंसने लगे थे। मुझे रेत के टीले तक पहुँचने में आधा घंटा लग गया। पसीने की धारें मेरी गर्दन और माथे पर बनने लगी थीं। रेतले टीले की ओट में एक तरफ छाँव थी
मैं वहाँ जाते ही बेदम होकर गिर पड़ा। कुछ देर सस्ताने से जिस्म में कुछ तवानाई बहाल हुई तो मैंने अपनी जेब में से वो फल काटने वाला चाकू निकाला जो मुझे मनहूस और कातिल अस्पताल के मोटरसाइकिल सवार की डिग्गी से मिला था। मैंने ज़मीन का जायजा लिया। मैं कोई महर अर्जियात नहीं था, मगर फिर भी दर बदर की ठोकरें और बिलाखेज मुहिमों ने मुझ में काफ़ी तजर्बा भर दिया था। टीला जहाँ से शुरू होता था उस मकाम पर मैंने चाकू से रेत इधर उधर हटानी शुरू कर दिया। रेत नरम थी, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी। यह भी धड़का लगा था कि कहीं पीछे से दुश्मन का कोई हेलीकॉप्टर या सहराई जीपें न आ जाएं। दिन की रोशनी में मुझे काफ़ी बुलंदी से भी देखा जा सकता था। खुले सहरा में तो दिन के वक्त एक चूहा भी दौड़ता दिखाई दे जाता है। मैंने ज़मीन खोदने की रफ्तार तेज़ कर दी, दरमियान में सांस लेने को भी रुक जाता। यूँ कुछ देर बाद मैंने रेत में इतना गड्ढा खोद लिया कि मैं उसमें गर्दन तक छुप कर बैठ सकता था। फिर ख्याल आया कि ज़मीन मज़ीद खोदी जाए ताकि मैं पूरा उसमें छुप जाऊँ। मैंने रेत की तह में दोबारा चाकू चलाना शुरू कर दिया। रेत नीचे से गीली निकलने लगी। मेरा दिल खुशी से धड़का, कहीं इस जगह रेत के नीचे कोई चश्मा तो नहीं बह रहा। मैंने काम तेज़ कर दिया। अब रेत इतनी गीली थी कि मैं निचोड़ कर उसमें से पानी निकाल सकता था। मेरा हौसला बढ़ गया। मज़ीद 1 फुट खोदने पर ज़मीन के अंदर से पानी निकल आया। खुशी से मेरा दिल उछल पड़ा। पानी रेत के नीचे से रस रहा था। मैंने सैर होकर पानी पिया, मुंह हाथ धोया और गड्ढे के पहलू में एक शगाफ डालकर उसे कुशादा कर दिया। मैं उस जगह में बैठ गया। यह जगह ठंडी थी और सहरा की तपिश से महफूज थी। प्यास बुझने से जिस्म ताज़ा हो गया। अगरचा भूख अपनी जगह पर कायम थी, लेकिन भूखे रहने की मुझे ट्रेनिंग मिली हुई थी। आदमी भूखा तो 2 दिन रह सकता है, मगर पानी के बगैर ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। वहाँ कोई घास फूस और झाड़ियाँ भी नहीं थीं कि जिनकी जड़ें खोद कर मैं पेट की आग बुझा लेता। बहरहाल मुझे छुपने को बड़ा अच्छा ठिकाना मिल गया था। प्रोग्राम यही था कि धूप ढलते ही यहाँ से निकलकर सहरा में सफ़र शुरू कर दूंगा। हो सकता है कि सहरा में कोई ऐसी झाड़ी या दरख्त मिल जाए कि जिसकी जड़ें या पत्ते खाने से मेरे पेट की आग भी ठंडी हो। एक अजीब वहशत खेज सन्नाटा मेरे चारों तरफ फैला हुआ था। इतना खामोश और साकत दिन मेरी ज़िंदगी में पहले नहीं आया था। शहरों में तो रातें भी बोलती हैं और यहाँ सहरा में तो दिन के मुंह पर भी ताला लगा था। रेत के सफ़ेद चमकीले ज़रों पर धूप पड़ने की वजह से सहरा में चांदी जैसी चमक पैदा हो गई थी। सहरा में दिन इतना रोशन होता है कि आदमी की आंखें चुंधिया जाती हैं। गड्ढे के अंदर मुझे बड़ा आराम था और सहरा की तेज़ चमक और गर्मी वहाँ बहुत कम पहुँच रही थी। इस महीब सन्नाटे में मुझे एक ऐसी आवाज़ सुनाई दी कि मेरे कान खड़े हो गए। ये आवाज़ किसी बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रही थी। मैं हिम्मतन गोश होकर इस आवाज़ की लहरों को पूरी तवज्जो से सुनने की कोशिश कर रहा था। हाँ, ये किसी फौजी ट्रक की आवाज़ थी। पहले तो एहसास हुआ कि आवाज़ मेरी तरफ नहीं आ रही है, बल्कि मेरे मुतवाज़ी दूर सहरा में किसी तरफ जा रही है। लेकिन जब आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा साफ़ होती गई तो मुझे तशवीश हुई। मैं तेज़ी से गड्ढे में से निकल कर बाहर आ गया और टीले की ओट में लेट कर उस सिमत को देखा जिधर से ट्रक की आवाज़ आ रही थी। दूर मुझे संगलाख और ज़मीन में जज्ब होते कोहान नुमा टीलों के बीच में एक सियाह धब्बा आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ रेंगता नजर आया। एक बार धूप में उसमें चमक पैदा हुई। यह ट्रक की स्क्रीन की चमक थी। मेरे जहन ने तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया। जाहिर है ये इसराइली फ़ौजी ट्रक है और वो लोग मेरी ही तलाश में इधर आए हैं। मुझे अपने बचाव के लिए क्या करना चाहिए था, यही एक सवाल मेरे दिमाग में बार बार सामने आ रहा था। अगर वो इस टीले के करीब पहुंच गया तो मेरा बचना महाल होगा। वो मुझे बड़ी आसानी से तलाश कर लेंगे। अगर उनके पास खोजी कुत्ते भी हुए तो फिर मेरी गिरफ्तारी यकीनी थी। मैं गौर से सड़क के धब्बे की तरफ देख रहा था। वो एक संगलाख टीले की ओट में गायब हो गया। उसकी आवाज़ अभी तक आ रही थी। थोड़ी देर बाद वो टीले का चक्कर लगाकर बाहर निकल आया। अब वो ज़्यादा करीब नजर आने लगा था। मेरे लिए वहाँ कोई जगह नहीं थी। जो गड्ढा मैंने खोदा था वो मुझे पकड़वाने में मददगार साबित हो सकता था। भागने की भी जगह न थी। सहरा में धूप चांदी की तरह चमक रही थी और वहाँ दौड़ता हुआ एक चूहा भी आसानी से देखा जा सकता था। मैं गड्ढे से बाहर निकल आया और रेंगता हुआ टीले की दूसरी जानब छाँव में रेत पर पेड़ के बल लेटकर ट्रक को तकने लगा। मुझे मालूम था कि ट्रक में बैठे हुए फौजियों के पास यकीनन दूरबीन होगी और अगर मैं उठकर खड़ा हुआ तो वो आसानी से मुझे देख लेंगे। ट्रक अगरचे मुझसे अब भी 2-1 फरलांग के फासले पर था, लेकिन मुझे साफ दिखाई दे रहा था। यह फौजी हेवी ट्रक था
جو دونوں جانب سے مٹیالے رنگ کی ترپال سے ڈھکا ہوا تھا، وہ آہستہ آہستہ رینگتا پتھروں پر اچھلتا میری طرف بڑھتا چلا رہا تھا۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ ایک جاں باز اور سرفروش مسلمان کمانڈو کی طرح ان یہودیوں کا مقابلہ کروں گا، اور اگر مر بھی گیا تو 2-3 کو مار کر ہی مروں گا۔ میرے پاس پھل کاٹنے والے چاقو کے سوا اور کچھ نہیں تھا، جو میرے ایک ہاتھ میں تھا۔ ٹرک چلتے چلتے پتھروں کی ٹیکریوں کے درمیان ایک طرف سے میں رک گیا۔ میں ایک مفرور قیدی اور ماہر شخص کی طرح ٹرک پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ ٹرک کے پیچھے سے 3 وردی پوش فوجی ریفلیں کاندھوں پر ڈالے چھلانگیں لگا کر باہر نکلے۔ اگلی سیٹ پر سے بھی 2 فوجی باہر کودے۔ وہ ٹیکری کی چھاؤں میں پتھروں پر بیٹھ گئے۔ ان میں سے ایک فوجی نے آنکھوں پر دوربین لگائی اور جس طرح میں ریت پر اوندا پڑا تھا اس طرف دیکھنے لگے۔ وہ سامنے پھیلے ہوئے صحرا کا جائزہ لے رہا تھا۔ پھر اس نے دوربین اپنے ساتھی کو پکڑا دیا۔ اتنے میں دوسرے فوجیوں نے ٹرک کے اندر سے لکڑی کا ایک باکس نکال کر بیٹھے ہوئے فوجیوں کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ یہ دونوں بیٹھے ہوئے فوجی یقیناً افسر رینک کے تھے۔ انہوں نے باکس میں سے کسی مشروب کے ٹن نکال کر کھولے اور پینے لگے۔ باقی 3 فوجی بھی مشروب کے ڈبے لے کر ان کے قریبی چھاؤں میں بیٹھ گئے تھے۔ میں بڑے غور سے ان کی ہر حرکت کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ انہوں نے یہاں جو دم بھر کو پڑاؤ ڈالا ہے تو اسی جگہ سے واپس مڑ جائیں گے، کیونکہ آگے تپتا ہوا صحرا شروع ہو رہا تھا۔ مجھے ان کی شکلیں صاف دکھائی نہیں دے رہی تھیں، مگر ان کے حرکت کرتے جسم اور ایک دوسرے کی طرح منہ کر کے باتیں کرتے اور باری باری آنکھوں پر دوربین لگا کر صحرا کو تکتے صاف نظر آ رہے تھے۔ یہ گھڑی بڑے تجسس کی گھڑی تھی۔ میرا اندازہ یہی تھا کہ وہ اسی مقام سے واپس پلٹ جائیں گے اور اتنی تیز دھوپ میں صحرا میں داخل ہونے کی احمقانہ حرکت نہیں کریں گے۔ جبکہ سورج نے آسمان سے آگ برسانا شروع کر دی تھی۔ ان کی باتیں کرنے کی آواز بھی مجھے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ فضا میں ایک گہرا سکوت طاری تھا۔ دشمن مجھ سے تھوڑے فاصلے پر موجود تھا۔ میری ذرا سی غلطی، ذرا سی حرکت انہیں میری جانب متوجہ کر سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں ریت پر اونھے منہ بالکل ساکت پڑا تھا اور ذرا سی بھی حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ اچانک میرا دل دھڑک اٹھا۔ ایک فوجی ریفل کاندھے پر ڈالے ٹرک کے قریب سے نکل کر جدھر میرے والا ریت کا ٹیلا تھا اسی طرف بڑھنے لگا۔ شاید اسے اس کے افسر نے حکم دیا تھا کہ وہ ریت کے بڑے ٹیلے کی طرف جا کر جائزہ لے۔ یہودی فوجی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا سیدھا میرے ٹیلے کی طرف آ رہا تھا۔ اس ٹیلے کی چھاؤں میں لیٹا تھا۔ میں بالکل اس کی زد میں تھا۔ ابھی یہ یہودی فوجی مجھ سے کافی فاصلے پر تھا۔ میں نے تیزی سے پیچھے کو الٹے رینگنا شروع کر دیا اور رینگتے رینگتے ٹیلے کے عقب میں اس جگہ آ گیا جہاں میں نے گڑھا کھود رکھا تھا۔ اگر فوجی یہاں تک آتا ہے تو میرا پکڑا جانا یقینی امر ہے۔ جو فوجی قریب آ رہا تھا میری تشویش میں اضافہ ہو رہا تھا۔ یہ 5 فوجی تھے۔ ان کے پاس اسلحہ بھی تھا۔ میں ان کا مقابلہ کسی صورت میں بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں ٹیلے کی اوٹ سے یہودی فوجی کو قریب آتے برابر دیکھ رہا تھا۔ اب مجھے اس کی وردی کا گہرا خاکی رنگ اور سرخی مائل چہرہ نظر آنے لگا تھا۔ اس کا چہرہ ٹیلے کی دوسری جانب اس رخ پر تھا کہ جہاں میں نے زمین پر گڑھا کھود رکھا تھا۔ موت میرے سر پر پہنچ چکی تھی۔ مجھے مرنا تو تھا ہی، لیکن میں بزدلوں کی موت نہیں مر سکتا تھا۔ میں نے کمانڈو ایکشن لینے کا فیصلہ کر لیا۔ چاہے جو بھی نتیجہ نکلے مجھے کمانڈو اٹیک کرنا ہوگا۔ میں پیچھے گھوم کر ٹیلے کی اوٹ میں اس طرح چھپ گیا کہ سامنے سے مجھے نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ اس کمانڈو اٹیک میں مجھے بے پناہ خطرات کا سامنا کرنا تھا۔ سب سے پہلی احتیاط یہ تھی کہ حملہ اس قدر آنن فانن ہو کہ فوجی کوئی بھی آواز حلق سے نہ نکال سکے اور نہ فائر کر سکے، کیونکہ ایسی صورت میں اس کے ساتھی فوجی ہوشیار ہو جاتے اور پھر مجھے گولیوں کی باڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے چاقو کا جائزہ لیا۔ اس کا پھل اتنا لمبا نہیں تھا، لیکن اگر ہوش و حواس کو قائم رکھتے ہوئے عین دل پر اس کا بھرپور وار کیا جائے تو انتہائی کارگر بھی ثابت ہو سکتا تھا۔ میرے پٹھے پھڑکنے لگے، رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی تھی۔ میں نے چاقو کو اپنے دائیں ہاتھ میں تھام لیا اور ٹیلے کی اوٹ میں ہی چوکس ہو کر بیٹھ گیا اور غور سے آگے بڑھتے یہودی فوجی کو تکنے لگا۔ صحرائی دھوپ کی روشنی میں اب وہ صاف نظر آ رہا تھا۔ یہ نوجوان ہی تھا، زیادہ بوجھل جسم بھی نہیں تھا۔ میرے ہونٹ بھیج گئے تھے۔ میں آہستہ آہستہ سانس لے رہا تھا کہ آواز پیدا نہ ہو۔ میں چاہتا تھا کہ یہودی فوجی کو اگر آنا ہی ہے تو وہ اس ٹیلے کی اوٹ میں آ جائے جہاں اسے دور بیٹھے اس کے ساتھی نہ دیکھ سکیں۔ پہلے یہی خیال تھا کہ وہ ٹیلے کے بالکل قریب نہیں آئے گا اور چند قدموں کے فاصلے پر ہی واپس مڑ جائے گا، مگر وہ برابر آگے بڑھتا چلا رہا تھا۔ اس کے بھاری فوجی بوٹ ریت میں دھنس رہے تھے۔
शायद उसने इस गड्ढे के बाहर पड़ी रेत को देख लिया था जो मैंने खोदा था। उसके कदम तेज हो गया और वो गड्ढे की तरफ बढ़ा। मैं तेजी से पीछे खिसक गया। अब मैं टीले की दीवार में पड़े हुए एक छोटे से शगाफ की ओट में आ गया था। यहाँ से मैं यहूदी फौजी को बराबर देख रहा था। मैं इंतहाई आस्तगी से सांस ले रहा था। यहूदी फौजी ने ताज़ा खुदे हुए गड्ढे को देख लिया था और वो उस पर झुककर नीचे पानी को तकने लगा। यह बड़ा सांप शिकन लम्हा था। इससे पहले कि वो आवाज़ देकर अपने साथी फौजियों को इस तरह मुतवज्जे करे, मुझे कमांडो एक्शन शुरू कर देना था। मैंने तेज़ी से पीछे की तरफ सिरकना शुरू किया। मेरी रफ्तार में बिजली की सी फुर्ती आ गई थी। रेत पर खिसकने की वजह से आवाज़ पैदा नहीं हो रही थी। मैं रेत के टीले की चोटी पर जाने की बजाय उसकी ढलवा दीवार पर एक तरफ को रेंगता हुआ उस मकाम तक पहुंच गया जहां से यहूदी सिपाही नीचे 10 फुट की गहराई पर नजर आ रहा था। मैं किसी अफरीद की तरह रेतली ढलान के साथ चिमटा हुआ था। मैं यहूदी फौजी के सर के एन ऊपर नहीं था। उसके लिए मुझे थोड़ा सा मजीद आगे को रेंगना था, लेकिन सूरत हाल ऐसी थी कि दुश्मन मेरे सांस की आवाज़ भी सुन सकता था। यहूदी फौजी गड्ढे में अपनी राइफल की नाली डाले खुदा जाने किस चीज़ को हिलाने झुलाने की कोशिश कर रहा था। मैं चाहता तो यही था कि उसे किसी तरह गड्ढे से पीछे 2 फुट तक ले आऊं, लेकिन अब ऐसा होना मुमकिन न था। मेरा हाथ एक जगह से खिसक गया। मैंने रेत को पकड़ने की कोशिश की तो रेत नीचे गिरी। खुदा जाने उसकी आवाज़ यहूदी फौजी ने सुन ली थी। उसने गड्ढे पर झुके झुके गर्दन घुमाकर टीले की तरफ ऊपर देखा और मैं इस दौरान में टीले से उसके ऊपर छलांग लगा चुका था। मेरी छलांग में इतनी तेज़ी जरहियत और फैसला कुन अंदाज था कि इससे पहले कि यहूदी सिपाही संभलता, मैं उसके ऊपर था। मैंने छलांग इस तरह ज़रा तिरछी लगाई थी कि मेरा एक बाजू उसकी गर्दन में हो और मैं उसे लेकर गड्ढे में गिरने की बजाय बाहर रेत पर गिरा। और मेरी महारत और तजर्बा मेरा साथ दे रहा था। जैसा मैं चाहता था वैसा ही हुआ। यहूदी फौजी मेरे बोझ और धचके से उछलकर गड्ढे के किनारे पर एक तरफ गिरा। उसके हाथ से राइफल छूट गई थी। यह सब कुछ बमुश्किल 2 सेकंड के अंदर अंदर हो गया। मेरा दायां बाजू उसकी गर्दन में यूं पे वस था। उसकी ठोड़ी ऊपर को उठ गई थी और दाएं हाथ ने एक भरपूर वार करके चाकू उसके सीने में पेवस्त छोड़ दिया और दोनों हाथों से यहूदी फौजी की गर्दन को दबोच कर उसे रेत पर टीले की ओट में दबा दिया। मेरा सांस फूल गया था। यहूदी फौजी ने भी मुझे गर्दन से पकड़ रखा था, मगर उसके हाथों में अब जान नहीं रही थी और उसकी मज़ाहमत ख़त्म हो रही थी। हाथों की गिरफ्त भी कमज़ोर पड़ गई थी। उसकी आंखों की पजलियां चढ़ गई थीं, मगर मैं उसकी गर्दन को अभी तक दबोचे हुए था और उसे ज़ोर ज़ोर से झटके दे रहा था। इस कार्रवाई में ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड लगे। यहूदी फौजी दम छोड़ चुका था। मैं उसे घसीट कर टीले के पीछे ले गया, फिर तेज़ी से रेंगता हुआ गड्ढे के किनारे पर आया। यहूदी फौजी की राइफल गड्ढे में गिरी हुई थी। मैं गड्ढे में सर के बल झुक गया और बाजू लंबे करके राइफल के बड को पकड़कर उसे ऊपर खींच लिया। फिर पीछे खिसकता टीले की ओट में आ गया। एक नज़र मुर्दा सिपाही पर डाली। उसकी मौत की तरफ से मुतमईन होकर उसकी कमर के साथ बंद मैगजीन पाउच वाली पेटी को खोलकर अपने पास ही रेत पर रख दिया। राइफल में फंसी हुई रेत को उंगली से बाहर निकाला और ओट में से दूसरे फौजियों की तरफ देखा। दूसरे उसी तरह ट्रक के पास पथरीले टीले की छांव में लकड़ी का करेट सामने रखे मशरूब पी रहे थे। किसी वक्त उनमें से किसी फौजी के हल्के से कहके की आवाज़ फिजा में गूंज जाती है। मैंने एक तरह से एक बहुत भारी बला अपने सर मोल ले ली थी। थोड़ी देर तक ये फौजी वापस नहीं गया तो उन्हें ज़रूर तशवीश होगी और वो इसकी तलाश में इधर चल पड़ेंगे। आखिर वही हुआ जिसका खदशा था। जब ट्रक के पास बैठे हुए यहूदी फौजियों को एहसास हुआ कि उनका साथी वापस नहीं आया तो उनके एक अफसर ने दूरबीन लगाकर टीले की तरफ देखा। फिर एक फौजी ने उसे आवाज़ दी। कोई जवाब न आया तो दोनों अफसरों ने एक दूसरे की तरफ देखकर कुछ कहा। मैं उन्हें बराबर देख रहा था। दोनों अफसर तो वहीं बैठे मशरूब पीते रहे, लेकिन बाकी जो 2 फौजी थे उन्होंने मेरी तरफ चलना शुरू कर दिया। वो अपने साथी की तलाश में आए थे। मेरे दिल में एक दूसरी हिकमत अमली का ख्याल आया। मैं बियाक वक्त इन 2 फौजियों को गुरिल्ला एक्शन से काबू नहीं कर सकता था। दोनों यहूदी फौजी मेरे टीले की तरफ बढ़े चले आ रहे थे। उन्होंने अपने साथी को 2-3 बार पुकारा। जब उसकी तरफ से कोई जवाब न आया तो दोनों फौजियों ने कंधे पर से राइफलें उतार कर अपने हाथों में पकड़ लिया। अब कमांडो एक्शन का वक्त नहीं था। मैंने तेज़ी से चैम्बर खोल कर देखा। राइफल में मैगजीन भरा हुआ था। मैंने सेफ्टी केस खींचा और अपनी तरफ बढ़ते हुए यहूदी फौजियों पर नज़रें जमा दी। मेरा टारगेट इस वक्त इन दोनों यहूदियों में से कोई भी नहीं था। इस वक्त मेरा निशाना उन 2 यहूदी फौजी अफसरों में से एक फौजी अफसर था
جو دور ٹرک کے پاس لکڑی کا کریٹ سامنے رکھے پتھروں پر بیٹھا، مشروب پیتے ہوئے ایک ہاتھ سے دور بے آنکھوں پر رکھے اپنے سپاہیوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اگر ان دونوں یہودی فوجی افسروں میں سے ایک فوجی افسر کو نشانہ بنانے میں کامیاب ہو جاؤں تو پھر ٹرک کے پاس صرف ایک فوجی رہ جائے گا۔ یہ جو دو فوجی میری طرف بڑھ رہے تھے وہ تو میری رینج میں تھے، اور چونکہ میں گھات میں چھپا ہوا تھا اور وہ کھلی جگہ میں تھے، اس لیے ان کا زندہ بچ کر بھاگ جانا ناممکن تھا۔ میں نے خدا کا نام لے کر نالی کو ذرا سا بائیں جانب کیا، دور بیٹھے یہودی فوجی افسر کو اپنے رینج میں لے کر اس کا نشانہ بنایا اور پھر ٹریگر دبا دیا۔ ایک دھماکہ ہوا، مجھے ایک دھچکا لگا اور میں نے ایک فوجی افسر کو اچھل کر گرتے اور دوسرے کو ٹرک کی طرف بھاگتے دیکھا۔ میں نے پھرتی سے رائفل کا رخ اپنی طرف آتے فوجیوں کی طرف کر دیا۔ وہ دونوں فائر کی آواز سن کر ابھی پہنچ گئے ہی تھے کہ میں نے دوسرا فائر کر کے ان میں سے ایک کو گرا دیا، دوسرا فوراً زمین پر لیٹ گیا۔ اب ٹرک کی طرف سے بھی مجھ پر فائر آنے لگا۔ جو یہودی ریت پر گرا تھا وہ مجھ سے بمشکل 100-125 قدم کے فاصلے پر تھا، وہ بھی ٹیلے کی طرف فائر کر رہا تھا۔ مجھے اب یہ خدشہ لاحق تھا کہ کہیں جو فوجی افسر زندہ بچ کر ٹرک میں گھس گیا ہے وہ ٹرک لے کر واپس نہ بھاگ جائے۔ اس کا بھاگ جانا میرے لیے مصیبت کا باعث بن سکتا تھا۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی تشویش یہ تھی کہ اگر ٹرک میں وائرلیس سیٹ ہوا تو بھی یہاں آسمان پر ہیلی کاپٹر نمودار ہوگا اور مجھ پر گولیاں برسانی شروع کر دے گا، اور میرے لیے فرار کی کوئی راہ بھی نہیں تھی۔ لیکن ان تمام خدشات اور امکانات کو پس پشت ڈال کر میری ساری توجہ اس فوجی پر مرکوز تھی جو ریت پر اونھے منہ پڑا تھا اور رائفل سے برابر فائر کر رہا تھا۔ میں ایمونیشن ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ٹرک بھی ابھی تک اپنی جگہ پر کھڑا تھا اور اس میں سے مجھ پر مسلسل فائر آ رہا تھا۔ ظاہر ہے ٹرک میں ایمونیشن وافر مقدار میں ہوگا، اور جو فوجی افسر بچ گیا تھا وہ اپنے سپاہی کو فائر کور دے رہا تھا۔ گولیاں میرے دائیں بائیں سے سنسناتی ہوئی گزر رہی تھیں اور ریت کے ٹیلے میں گھس رہی تھیں۔ میں اوٹ میں ہونے کی وجہ سے ان گولیوں سے محفوظ تھا۔ میں نے 2-3 فائر کرنے کے بعد مردہ سپاہی کے پاؤچ میں سے ایمونیشن نکال کر رائفل کے چیمبر میں دوبارہ لوڈ کیا۔ جو پہلا یہودی فوجی افسر میری گولی کا نشانہ بنا تھا وہ جہاں گرا تھا وہاں سے اس نے دوبارہ ذرا سی بھی حرکت نہیں کی تھی۔ میں نے ٹرک کے وہاں سے فرار ہو جانے کے امکانات کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے اس کے ایک ٹائر کا نشانہ لیا اور ٹریگر دبا دیا۔ 2 دھماکے بیک وقت ہوئے۔ پہلا دھماکہ میری رائفل سے گولی کے چلنے کا تھا اور دوسرا دھماکہ فوجی ٹرک کے ٹائر کے پھٹنے کا تھا۔ اسی طرح میں نے دوسرے ٹائر کو بھی اڑا دیا۔ ٹرک ایک طرف کو ذرا سا جھک گیا۔ اتنی دیر میں زمین پر پڑے ہوئے یہودی سپاہی نے پیچھے کی طرف کھسکنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اپنے ٹرک میں واپس جانا چاہتا تھا مگر میں اسے زد میں لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ 2 گولیاں میں نے اس کو نشانہ بنا کر فائر کیں مگر ان میں سے ایک بھی نہ لگی۔ خدا جانے اسے کیا ہو گیا کہ وہ ایک دم سے اٹھا اور جھکا جھکا دائیں بائیں لہراتا ٹرک کی طرف بھاگا۔ میں نے اوپر تلے 4 گولیاں فائر کیں۔ ایک گولی اس کی پیٹ میں گھس گئی تھی، وہ وہیں چکرا کر گر پڑا۔ یہ میری بہت بڑی فتح تھی۔ اب صرف ایک ہی دشمن رہ گیا تھا جو ٹرک میں چھپا ہوا تھا۔ وہ میری رینج میں نہیں تھا۔ ایک طرح سے وہ ٹرک میں مورچہ بند تھا۔ ایمونیشن میرے پاس بھی کافی تھا۔ خطرہ اگر تھا تو یہی کہ کہیں ٹرک والے فوجی افسر نے پیچھے وائرلیس نہ کر دیا ہو۔ اس صورت میں وہاں تھوڑی دیر میں کسی نہ کسی فوجی ہیلی کاپٹر یا فائٹر جہاز کو پہنچ جانا چاہیے تھا۔ میں زیادہ دیر انتظار بھی نہیں کر سکتا تھا اور اپنے دشمن کو مزید وقت بھی نہیں دے سکتا تھا۔ مشکل یہ تھی کہ اگر ٹیلے سے نکلتا ہوں تو دشمن کی رینج میں آ جاتا ہوں۔ میرے اور ٹرک کے درمیان کوئی آڑ نہیں تھی۔ میں نے فائر سے ہاتھ روک لیا تھا۔ اچانک فضا میں ہلکی سی سنسناہٹ سنائی دی اور میں نے دن کی روشنی میں کسی گیند کی طرح کی چیز کو ٹرک کے پیچھے سے نکل کر اپنی طرف آتے دیکھا۔ 1 سیکنڈ میں میں سمجھ گیا کہ یہ کیا چیز ہے۔ میں نے سر ریت میں ڈال کر دونوں بازو اپنے سر کے اوپر کر لیے۔ ایک دھماکہ ہوا اور 10 بم کے ٹکڑے شور مچاتے ادھر ادھر اڑ گئے۔ اس کے بعد دوسرا گرنیڈ پھینکا گیا، وہ بھی مجھ سے کافی دور ریت پر گرا اور پھٹ گیا۔ یہ گرنیڈ ٹرک میں چھپا ہوا فوجی افسر مجھ پر پھینک رہا تھا مگر میں اس کی رینج سے باہر تھا۔ مجھے تک وہ ہاتھ سے 10 بم پھینک نہیں سکتا تھا۔ اس کے لیے چھوٹی مارٹر توپ درکار تھی جو اس کے پاس نہیں تھی۔ اس نے 4 10 بم پھینکے، چاروں پھٹے مگر میں محفوظ رہا۔ پھر کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ مجھے ایک ہی فکر کھائی جا رہی تھی کہ اس یہودی فوجی افسر نے پیچھے سگنل دے دیا ہوگا اور ابھی کوئی نہ کوئی ہیلی کاپٹر یہاں آ کر مجھ پر گولیاں برسانی شروع کر دے گا۔ وہاں سے فوجی ایئرپورٹ کا فاصلہ ہیلی کاپٹر کے لیے اتنا زیادہ نہیں تھا۔